अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्वार्टरली विदहोल्डिंग, जो स्टेटमेंट होता है अंडर 165 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। असल में पता सब कुछ सबको होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं पता कि क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट आप जो है हर क्वार्टर के बाद 20 क्वार्टर के बाद जो अगला महीना आता है उसकी 20th तक का फाइल करना पड़ता है। अच्छा, मैंने इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड इसलिए करा है। एक है इसका अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट और एक इसका है प्रोसीजरल एस्पेक्ट, कि आप एफबीआर की वेबसाइट पे इसको किस तरीके से फाइल करते हैं। वही प्रोसीजर है, वो एक लेबोरियस थिंग है। मैं सबसे पहली बात है कि आप लोगों को टेक्निकल एस्पेक्ट भी पता होने चाहिए, जो कि बहुत सारे मैंने जगह देखा है, बहुत सारे लोगों को उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं पता होता है। वो कहते हैं बस फाइल कर दो उसमें जो। और जब आप प्रोसीजर में जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उसमें एक वैलिडेट और कैलकुलेट का बटन है, वो बगैर उसको प्रेस किए हुए डायरेक्टली वो चले जाते हैं कि अब वो आइडेंटिफाई उनके एरर को आइडेंटिफाई ना कर सके। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको इस क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट को समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो मैंने इसमें सवाल लिखा है कि भाई, इसमें लिखा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलिंग दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को फाइल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिपार्टमेंट का कोई दिमाग खराब था या क्या था? उनको किसी वही आई थी उनको कि भाई यार ये स्टेटमेंट भी फाइल करना है 165 का क्वार्टरली। पास्ट प्रैक्टिस में ऐसा भी हुआ है कि साल में 2 दफा फाइल करवाए, यानी कि एक सेमी एनुअली फाइल करवाया और फिर अब जो आया है ये क्वार्टरली आ गया। ये क्वार्टरली रिपोर्टिंग इसलिए करवाई जाती है क्योंकि आप अपने पूरे क्वार्टर के अंदर जितने भी सेक्शंस के अंदर विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स करते हैं उसकी रिपोर्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, और उसमें बहुत सारे विद होल्डिंग्स आते हैं। जैसे आपके पास वन सैलरी की है, 153 की है, इनकम फॉर प्रॉपर्टी की है, डिविडेंड की डिडक्शंस आती है, प्रॉफिट और डेट की डिडक्शंस आती है, बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। तो वो बोलते हैं कि समराइज फॉर्म में हमें इसको प्रेजेंट कर बताओ कि आपने कैलकुलेट कितना किया, और ये बताएं कि आपने डिडक्टेड और डिपॉजिट कितना कराया है। एक बात तो ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको एक समराइज वे में चाहिए होती है। आपने जो पास्ट जो 3 महीने के अंदर जितनी भी विद होल्डिंग्स की होती हैं उसकी एक रिपोर्ट बना के डिपार्टमेंट को देनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिपार्टमेंट को इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। सबसे आखिरी सवाल है, उस चीज से मैं इसको लिंक करने की कोशिश करूंगा। दूसरा मेरा सवाल है दूसरा मेरा जो सवाल है जिसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, बहुत सारे लोग को इस चीज के बारे में इल्म नहीं होता कि डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर। देखिए, अगर आप विद होल्डिंग के जो 165 या जितने भी सेक्शन 161 या किसी भी जगह पे देखेंगे विद होल्डिंग के ऊपर, तो वो ये कहता है डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे कलेक्टिबिलिटी होती है एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने 148 देखा होगा आपने इंपोर्ट्स के ऊपर। क्या आप उसको पेमेंट करते वक्त इंपोर्ट को टैक्स डिडक्ट करते हैं? नहीं। जब आपके पास जीडी आ जाती है उसी पे आपका एडवांस टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है, तो वहां पे डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश होती है? नहीं होती। यानी कि या तो कलेक्टिबिलिटी होगी या डिडक्टिबिलिटी होगी। डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश होती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, नॉट एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे एक बात बताएं कि आप प्रीपेड का कार्ड लेते हैं। ठीक है सर, आप जब प्रीपेड का कार्ड लेते हैं तो आपका एडवांस टैक्स उसी वक्त कलेक्ट हो जाता है, आपसे कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है। इसी तरीके से आप पीटीसीएल के बिल्स देख लें, उसमें भी सेम सिचुएशन ऐसा था कि आपसे टैक्स पहले कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये इसका और डिडक्टिबिलिटी क्या होती है? जब आप इसकी वेंडर को पेमेंट करते हैं, आप रेंट पे पेमेंट करते हैं, आप सैलरी पे डिडक्शन कराते हैं, तो कोई एक चीज होगी, क्योंकि बीच कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी का वर्ड यूज किया गया है, एंड का वर्ड यूज नहीं किया गया है। बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि टेलीफोन के बिल्स आते हैं, उसमें एडवांस टैक्स लगा हुआ आता है। तो एडवांस टैक्स आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन वाले बोलते हैं कि आप हमारी इनवॉइस प्राइस प्लस जीएसटी इन दोनों को ऐड करके इस पे हमारा टैक्स काट लें। भाई, क्यों काट ले? जब आपने एडवांस टैक्स चार्ज कर दिया तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकती ना। दूसरी ये एक चीज हो गई।
अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप कलेक्टिबिलिटी को 165 के स्टेटमेंट में शो करवाते हैं? द आंसर इज नो, आप नहीं शो कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि आप इसकी पेमेंट नहीं कर रहे हो ना, आपके बिहाफ पे कोई और पेमेंट कर रहा है, आपके बिहाफ पे कोई और पेमेंट कर रहा है, आपसे उसने टैक्स कलेक्ट कर लिया और आपके बिहाफ पे पेमेंट करवा दी है। ठीक है सर, एक दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि यार देखो दोस्तों, इसमें ना लोगों को है ना टैक्स रिजीम समझना बहुत जरूरी है। आप जब 165 का स्टेटमेंट फाइल करोगे, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने जो एडवांस टैक्स लोगों का कलेक्ट किया है वो किस टैक्स रिजीम के अंदर कलेक्ट किया है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप किसी का टैक्स डिडक्ट करते हैं उस सेक्शन को खोल के जरूर पढ़ा करें। उसके लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ आता है कि द सेड डिडक्शंस आर मेड, शैल बी एडजस्टेबल, शैल बी फाइनल, शैल बी मिनिमम, ये चीजें लिखी होती है। आप 148 में देख 149 में देख ले, 148 में देख ले, 153 में देख ले, 152 में देख ले, 155 154 किसी सेक्शन में भी देखेंगे ना आपको, आपको एस्टेब्लिशमेंट टैक्स के रिजीम का आइडिया हो जाएगा। और ये टैक्स का रिजीम का आइडिया होना ना सिर्फ विद होल्डिंग के अंदर काम आता है, बल्कि आपको पूरे ऑर्डिनेंस के अंदर अपनी इनकम की क्लासिफिकेशन के लिए भी हेल्पफुल रहता है कि कौन सा मेरा मिनिमम पर है, कौन सा मेरा एडजस्टेबल है, कौन सा मेरा फाइनल है, कौन सा मेरा मिनिमम है, कौन सा मेरा एग्जाम्प्ट है। तो टैक्स रिजीम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी होता है कि आप ये आपको पता हो कि आप डिपॉजिट भी जो करा रहे हैं वो टैक्स रिजीम सही है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये आ रही है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स। अब आपके पास मैंने जैसे टैक्स रिजीम को इससे कनेक्ट करते हैं कि आप गुड्स पे कर रहे हैं, सर्विसेज पे कर रहे हैं, क्या नाम है उस पे कर रहे हैं, क्या नाम है, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, किसी रिड्यूस रेट पे टैक्स डिडक्शन रेट सोर्स हो रही है, किस तरीके से हो रही है। देखिए दोस्तों, ये चीजें आपको ना किताब से पढ़नी पड़ेंगी। सुनी सुनाई हमारे यहाँ पे मसला पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। देखिए, विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स का कानून जो है ना, ये रूटीन बेस की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, रूटीन बेस की ट्रांजेक्शन है। हमारे ह- हमें ना होता है क्या है कि हमें टैक्स कार्ड पकड़ा दिया जाता है। टैक्स कार्ड पकड़ा दिया जाता है, सीनियर टैक्स कार्ड पकड़ा दिया जाता है, सीनियर टैक्स कार्ड पकड़ा देता है, बोलता है ये लो भाई, इसमें से टैक्स डिडक्शन रेट सोर्स कर लो। वो सेक्शन टैक्स कार्ड में कभी ये नहीं लिखा होता है मिनिमम है, फाइनल है, मिनिमम है, एडजस्टेबल है, या फाइनल है। वो बस बोलता है यार इसके हिसाब से टैक्स काट दो, और वो काट लेता है। उसको नहीं पता सैलरी का एडजस्टेबल है कि नहीं है, बस काट दिया भाई। किसने बताया? सीनियर ने बताया। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है यार, फर्म का ओपिनियन ले लो। अच्छा भाई, किसी भी फर्म का ओपिनियन ले लिया जाए। फर्म ने क्या ओपिनियन दिया है उसको नहीं पता, उसने किताब पढ़ने की जरूरत पेश नहीं किया, उसने कर लिया। अगर गलती से वो अपना ओपिनियन या अपना आइडिया अपने सीनियर को बता देता है कि सर मेरे एस्पेक्ट से ये भी हो सकता है, तो उसकी बजा दी जाती है। ये एक हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही भयानक किस्म का एक जो है ना, कहा जाता है कि एक कल्चर है, एक पैटर्न बन गया है कि जो एडवाइजर ने कह दिया ना वो हक व सच है, और खुदा मान के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि कई दफा ऐसा होता है कि वही एडवाइजर, वही टैक्स कंसल्टेंट, वही बिग फोर, बिग फाइव, बिग टेन जो भी हैं, वो उनके अपने ही केसेस में उनको मरवा देते हैं, लेकिन वो कंसिडर करते हैं कि वो उनके खुदा है। ये एक हमारे माशरे का एक नॉर्म है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। आपको एक ना एक टुच्चा ही समझा जाएगा इस चीज में। तो मैं तभी अर्ज कर रहा हूँ कि आपको हमेशा किताब पढ़ने की आदत आपको होनी चाहिए। हर किसी जो एक टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनको किताब पढ़ने की, उस सेक्शन को पढ़ने की आदत होना जरूरी है। अच्छा, प्रोसीजर फैक्टर्स में ना, जब आप फाइल करते हैं तो देखिए हम लोग के साथ गलती पता है क्या होती है, मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, मैंने डाटा भी बनाया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कस्टमर मास्टर खोलते हैं, जब भी कस्टमर का मास्टर जो या सप्लायर मास्टर खोलते हैं ना हम बोलते हैं यार सीएनआईसी ले लो, वो एनटीएन नंबर ले लो या सीएनआईसी नंबर ले लो। आप मुझे एक बात बताएं, एक इंडिविजुअल का अगर आप एनटीएन नंबर ले लेंगे और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर में उसका एनटीएन नंबर डालेंगे, तो वो आपका प्रोसीजर सही होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना उसका सीएनआईसी है। सीएनआईसी नंबर से एक एनटीएन नंबर जनरेट होता है, एनआईसी एनटीएन नंबर से सीएनआईसी नंबर जनरेट नहीं होता है।
इसी तरीके से एओपी के अंदर भी यही मसला आता है। कंपनीज की केस में सही होता है, लेकिन मैं जब आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो मेजोरिटी केस पे एक बेचारे टैक्स जो ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव, यहाँ तो सीनियर मैनेजर फाइनेंस भी, सीनियर मैनेजर टैक्स भी विदहोल्डिंग का स्टेटमेंट फाइल कर रहे होते हैं बदकिस्मती से, लेकिन उनको भी डाटा बनाना पड़ता है। एक एक एंट्री चेक करनी पड़ती है विदहोल्डिंग की कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इतना लेबोरियस काम है, इतना लेबोरियस काम है, माजरत के साथ मैं कहता हूँ, इतना टाइम टेकिंग है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला एक बंदे को सीखने के लिए आपस के। तो जो हजरात बायर्स खोलते हैं, जो हजरात वेंडर्स खोलते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक इंडिविजुअल को हमेशा उसके सीएनआईसी पे ही रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका सीएनआईसी नंबर, उसके फॉर्म के अंदर सब चीजें लिखी हुई होना लाजमी लाजमी है। अगर एक एओपी भी है ना, तो उससे भी पूछना चाहिए कि भाई आप जो एफबीआई में रजिस्टर्ड हुए हो, वो अपने नाम से हुए हो, किसी पार्टनर के नाम से हुए हो, या फर्म एज एन एंटिटी, एक एंटिटी के एनटीएन नंबर पे स्टैब्लिश हुए हो। क्योंकि बस वही बोलो ना, बदकिस्मती से क्या होता है कि हमें इस चीज के बारे में इल्म होता नहीं है। जो हमारे टैक्स के कंसल्टेंट, जो हमारे टैक्स के खुदा हैं, उनसे पूछ लिया जाता है, जो वो कहते हैं वही किया जाता है। और अगर कोई सीनियर अगर गलती से बोल दे कि सर, किसी अपने सीएफओ को या अपने जीएम को बोल देना कि सर ये चीज है, तो वो तो बोलते हैं तुम तो बेकार इंसान हो। जो चीज की है वो, जो भी चीज पूछना है वो हमारे जो टैक्स के कंसल्टेंट खुदा है उनसे पूछा जाए। ठीक है जनाब। और इसी के बेसिस पे आपने जो ऊपर जो कलेक्टिबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट की डिडक्टिबिलिटी के ऊपर बात हुई, आपको वही प्रोसीजर फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। अच्छा, डिविजन डेडलाइंस मैंने आपको बताई है कि क्वार्टर के खत्म होने का जो नेक्स्ट मंथ होता है, उसमें आप जो है आप 20 को फाइल कर दें। इसमें मैं एक बात बताऊंगा, देखें दोस्तों या मेंबर्स, अगर आप किसी चीज पे एक्सटेंशन ले लेते हैं ना, तो कोई आपने गुनाह कबीरा नहीं किया होता। हमारे यहाँ समझा जाता है कि एक्सटेंशन लेने का मकसद होता है गुनाह कबीरा कर दिया है आपने, पहली बात। दूसरी सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अनशन भर के अपना स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं रिवीजन करवा देंगे। क्योंकि आप अनशन करके फाइल करेंगे ना, सबमिट कर देंगे, आपकी रेपुटेशन खराब होगी। बजाय इसके कि आप गलत सलत फाइल करने के आप एक्सटेंशन ले लें, बोले यार हम डाटा बना रहे हैं, डाटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी है, आप रीजन में कुछ भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट वाला आपको अलाउ कर देता है। उसको भी पता है कि एक कंपनी का क्वांटम कितना बड़ा होता है। लेकिन बदकिस्मती से वही वाली बात है कि सीनियर ने कह दिया फाइल कर दो, बस बस फाइल कर दो, बस एक्सटेंशन ले लिया, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई किडनी मांग ली हो किसी की, इंसान की ना, ऐसा लग रहा होता है। सीनियर ऐसा हो जाता है, यार हम नॉन कंप्लायंस नहीं कर रहे। भाई नॉन कंप्लायंस नहीं है ये चीज की, नॉन कंप्लायंस नहीं होती। नॉन कंप्लायंस क्या मतलब ये होता है कि किसी सेक्शन की आपको पता हो और आपने उसको गलत, जानबूझ के इंटरप्रिटेशन गलत की हो, जानबूझ के, उसे किया जाता है। तीसरा मोड है कि मैंने लिखा है इसमें कि ये जो प्रोसीजर फैक्टर में इस पॉइंट को कवर करेंगे, और लास्ट 2 पॉइंट्स को मैं कवर करेंगे। देखें, विद होल्डिंग ऑफ स्टेटमेंट जो है ना, ये जो आपका जो पूरा पेमेंट की डिडक्शन, डिपॉजिट, फाइलिंग, इन सब की जो जीत होती है ना, वो होती है आपकी जब आप मॉनिटरिंग ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स कंप्लीट करवाते हैं। इसका एक नोटिस आता है कि आप एक रिकंसेशन बना के देते हैं कि भाई हमने जितने भी एक्सपेंसेस एफएस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए हैं, उनकी विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स हमने बराबर तरीके से की है। रिकंसिलेशन का मकसद ये होता है कि ओपनिंग की पेमेंट आती है, उसका टैक्स, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस की है उसमें जो पेड कर दी है उसका टैक्स, और जो क्लोजिंग बच गया है, क्योंकि जो विदहोल्डिंग का कानून होता है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है, नॉट एट द टाइम ऑफ अक्रूवल होता है। वो जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको बताना पड़ता है, भाई क्लोजिंग बैलेंस है, इस पे हमने टैक्स डिडक्शन नहीं की है, इसकी रिकंसिलेशन बनती है पूरी। मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो उसमें ये चीजें कंसिडर की थी कि आपने जो 165 का स्टेटमेंट फाइल किया है क्वार्टरली का, उसको सम करते हैं, तीनों चारों क्वार्टर्स को सम किया, आपके पास पता लग जाता है कि आपने इन हेड्स के अंदर, इन अपने इन सेक्शंस के अंदर होल्डिंग किए। इसको मैप करते हैं अपने जीएल के साथ, जो एक्सपेंसेस के जीएल के साथ है और एक्सपेंसेस के साथ, तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि, और किसी पे अगर टैक्स डिडक्शन नहीं की होती तो आपको बताते हैं कि भाई मैंने इस पे टैक्स डिडक्शन इसलिए नहीं की है, इसलिए नहीं की है, फलाना नहीं की है, इन वजह से मैंने नहीं की है, बिलो द लिमिट है, एग्जाम सर्टिफिकेट है,
अगर एग्जाम सर्टिफिकेट मिला है एट द लोअर रेट पे, जैसे 1% में मिलता तो वो है, उस पर डिडक्शन किए हैं। टेलीकम्युनिकेशन में मैं डिडक्शन नहीं करता क्योंकि कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है, लेटर स्टडी के बेस पे होते हैं, यही कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं ना। या सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल में लिखा होता है कि भाई इन चीजों पे मैं एग्जामेशन दे रहा हूँ, इस चीज में विथहोल्डिंग का प्रोटेक्ट नहीं करना। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन हम मॉनिटरिंग में बताते हो, इस सब चीजों को लिंक करके, इस सब चीजों को कनेक्ट करके आप बताते हो। तो ये तो थी वो चीजें जो मैं समझ रहा था कि मैंने अपने 17 साल के करियर के अंदर मैंने ये चीजें बहुत ऑब्जर्व की हैं कि लोगों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो इंशाल्लाह अगर आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो जरूर मुझसे पूछेगा इंशाल्लाह। तो मुझे खुशी होगी कि आप मुझे करेक्ट करेंगे तो मेरी नॉलेज में इजाफा होगा इंशाल्लाह। बट आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ खुदा के वास्ते, सिर्फ और सिर्फ टैक्स कंसल्टेंट के ऊपर दारोमदार करके नहीं छोड़ें। अपनी अंडरस्टैंडिंग का होना भी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। किताब पढ़ने की अगर आदत नहीं होगी दोस्तों, मैं आपको हमेशा बता दूं, जिस बंदे की किताब पढ़ने की आदत नहीं है ना, वो जिंदगी भर खुजली और ख्वार होता रहेगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।